आज की कहानी है चांद के उस पार। जया के जीवन में अकेलापन ही क्यों बना रहा, सन्नाटा ऐसा कि रूह कांप जाए, सुई भी गिरे। तो दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। काले सघन बरसते बादलों के बीच मचलती हुई दामिनी के साथ शिव ने जया की कलाई को क्या थामा कि बेटे बहू के साथ अमेरिका में रह रही जया के भीतर मानो सालों सूखे पर सावन की बूंदें बरस उठी। शिव के अपनेपन से उसकी आंखें ऐसी छलकीं कि कठिनाइयों व दुखों से भरे उसके पहले के सारे बरस बह गए। जया को सियाटल आए 2 हफ्ते हो गए थे। जब तक जेट लैग था, दिन भर सोती रहती थी। जब तक वो सोकर उठती, बहू बेटा पोता पोती सभी आ गए। पर रात के 8 बजते ही वे अपने कमरों में चले जाते। वे भी क्या करें, ऑफिस और स्कूल जाने के लिए उन्हें सुबह उठना भी तो पड़ता था। जब से जेट लैग जाता रहा, उन सबों के जाते ही उतने बड़े घर में वो अकेली रह जाती। अकेलेपन से ही तो बढ़ने के लिए 26 घंटे की लंबी यात्रा कर वो अपने देश से इतनी दूर आई थी। अकेलापन तो बना ही रहा, बस उसमें सन्नाटा आकर जुड़ गया, जिसे उनका एकाकी मन झेल नहीं पा रहा था। सुई भी गिरे तो उसकी आवाज की अनुगूंज इतनी वृहद घर में फैल जाती थी। कितना यांत्रिक जीवन है यहाँ के लोगों का कि आसपास में ही संवादहीनता बिखरी रहती है। नापतौल पर कभी कोई बोलता है, उसकी शैया त्यागने से पहले ही बिना किसी शोर के चारों जन अपने अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। जाने के पहले बहू अणिमा उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर जाती थी। अपनी दिनचर्या के बाद पूरे घर में घूमकर सामान को वो इधर उधर ठीक करती, फिर घर के सदस्यों की असुविधा का ख्याल कर यथावत रख देती। हफ्ते भर की बारिश के बाद बादलों से आंख मिचौली करता हुआ उसे आज सूरज बहुत ही प्यारा लग रहा था। अपने देश की चहल पहल को याद कर उसका मन आज कुछ ज्यादा ही उदास था। इसलिए अणिमा के मना करने के बावजूद वो लेक समा मिस की ओर निकल गई। ऊंची नीची पहाड़ी से थक कर कभी वो किसी चट्टान पर बैठकर अपनी चढ़ती उतरती सांसों पर काबू पाती, तो कभी आती जाती गाड़ियों को निहारते हुए आगे बढ़ जाती। कहीं गर्व से सिर उठाए ऊंचे ऊंचे पेड़ों की असीम सुंदरता उसे मुग्ध कर देती। सड़क के इस पार से उस पार छलांग लगाते हिरणों का झुंड देखकर डर जाती। झुरमुटों से निकलकर फुदकते हुए खरगोश को देखकर वो किसी बच्ची की तरह खुश हो जाती थी। झील के किनारे कतारों में बने घरों की सुंदरता को अपलक निहारते हुए वो अपनी धुन में आगे बढ़ती जा रही थी। उसे इसका आभास तक नहीं हुआ कि कब आसमान में बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी थी। अचानक इस आई मुसीबत से निपटने के लिए वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। अपना देश रहता तो भागकर किसी के घर के अहाते में खड़ी हो जाती, पर इस देश में यह बहुत बड़ा जुल्म है
आए दिन लाल पीली नीली बत्तियों वाली कैब की गाड़ियां शोर मचाती गुजरती थी। पर आज इस मुसीबत की घड़ी में उनका भी कोई पता नहीं है। अरे आप तो पूरी तरह भीग गई। अचानक उसके ऊपर छतरी तानते हुए किसी ने कहा तो जया चौंक कर मुड़ गई। सामने 60-65 वर्ष के व्यक्ति को देखकर वो संकुचित हो उठी। मैं शिव, पटना बिहार से हूँ। शायद आप भी भारत से ही हैं। आइए, सामने ही मेरी बेटी का घर है। बारिश रुकने तक वहीं रुकिए। मंत्रमुग्ध सी हुई जया शिव के साथ चल पड़ी। पल भर को उसे ऐसा लगा कि इस व्यक्ति से उसकी पहचान बहुत पुरानी हो। बड़ी सम्मान व दुलार के साथ शिव ने उसे बिठाया। जया को टॉवेल थमाते हुए वे तेजी से अंदर गए और 2 कप कॉफी बनाकर ले आए। अभी घर में कोई नहीं है, वरना उससे पकौड़ी तलवा कर आपको खिलाता। पकौड़े तो मैं भी बहुत करारे बना लेता हूँ। साथ छोड़ने से पहले मेरी पत्नी पद्मा ने मुझे बहुत काबिल कुक बना दिया था। कहते हुए शिव की पलकों पर स्मृतियों के बादल तैर गए। शिव अपने बारे में कहते गए और मौन बैठी जया आभासी आकर्षण में बंधी उनके दुख सुख को आत्मसात करती रही। अचानक शिव का धारा प्रवाह वार्तालाप पर विराम लग गया। हंसते हुए बोले, आपको तो कुछ बताने का अवसर ही नहीं दिया मैंने। अपने ही विगत को उतारता रहा। क्या करूं, बेटी की जिद से आ गया। आराम तो यहाँ बहुत है, पर किससे बात करूं। यहाँ तो किसी को फुर्सत ही नहीं है जो पल भर के लिए भी पास बैठ जाए। पटना में बातचीत करने के लिए जब कोई नहीं मिलता है तो नौकर के परिवार से ही इस क्षुधा को शांत कर लेता हूँ। जाते जाते पद्मा ने उन सबों को कह दिया था कि बाबूजी को भले ही नमक रोटी दे देना खाने के लिए, लेकिन बातचीत हमेशा करते रहना। बालकनी में उनका किचन बनवाकर फ्लैट का एक रूम रामू को दे दिया था, जिससे मैं वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है। शिव कुछ आगे कहते कि जया ने रोक लगाते हुए कहा, मेरी समझ से बारिश रुक गई है और मुझे चलना चाहिए। क्यों नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। इसी बहाने आपका घर भी देख लूँगा। जब भी अकेलापन महसूस करूँगा आपको परेशान करने चला आऊँगा। कहते हुए शिव साथ हो लिए तो जया उन्हें मना ना कर सकी। रास्ते भर शिव अपनी राम कहानी कहते रहे और जया मूक श्रोता बनी सुनती रही। शिव पटना के बिजली विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। पिछले साल ही कैंसर से ही इनकी पत्नी की मृत्यु हुई है। बातों बातों में ही जया कब अपने घर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। यह बात और थी कि ऊंची नीची कटाव पर जब भी वो लड़खड़ाती शिव उसकी बाहों को थाम लेते। एक दशक बाद किसी पुरुष और स्पर्श उसके तन-मन को भले ही कंपित करके रख देता रहा, पर अपनेपन के खूबसूरत सुखद एहसास को उनमें बढ़ता भी रहा।
औपचारिकता निभाते हुए जया ने शिव को अंदर आकर एक कप चाय पीकर जाने के लिए कहा, तो प्रत्युत्तर में उन्होंने अपनी बच्चों सी मुस्कान से उसे मोहते हुए कहा, नहीं जया जी, अब आपको और बोर नहीं करूँगा, किसी और दिन आकर चाय के साथ पकौड़े भी खाऊंगा। ये कहते हुए शिव जाने के लिए मुड़ गए। जब तक वे दिखते रहे, सम्मोहित हुई जया उसी दिशा में ताकती रही। अब जब भी शिव शाम को सैर के लिए निकलते, जया को साथ लेना न भूलते। जया भी तैयार होकर उनकी बाट जोहती, बोलते बतियाते एक दूजे के सुख दुख बांटते बहुत दूर निकल आते। रास्ते भर शिव जया का ख्याल रखते और जया भी उनके अपनेपन की ठंडी फुहार में भीगती रहती। कभी गगनचुंबी पेड़ों के नीचे बैठकर वे अपनी थकान मिटाते, तो कभी झील के किनारे बैठ पानी में तैरने वाले पक्षियों से बच्चों की तरह खेलते। न जाने कितनी बार शिव ने जया के दिवंगत को जानने के लिए उसे कुरेदा होगा, पर उसकी पलकों पर उतर आए खामोशियों के साथ को ही समेटकर इतना ही जान सके कि 30 साल पहले उसके पति की मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी। अपने बेटे यश को उन्होंने अपने बलबूते पर इतना काबिल बनाया। जहाँ पर शिव अपनी पत्नी पद्मा को याद कर विवल हो जाते थे, वहीं पर जया अपने पति की स्मृति से उदासीन थी। उसकी असहजता को देखते हुए उन्होंने उसके अतीत की चर्चा फिर कभी नहीं की। कुछ ही दिनों में जया और शिव के बीच की औपचारिकताएं ना के बराबर हो गईं। घर के सदस्यों को अपने गंतव्य की ओर आते जाते ही या तो शिव जया के पास आ जाते या जया उनके घर चली जाती। दिन भर का लंबा साथ उन दोनों को ताजगी से भर देता। फिर देश भी ऐसा कि जहाँ किसी को किसी और को देखने की फुर्सत नहीं। बहुत हुआ तो हाय हेलो कहकर आगे बढ़ जाते। ऊंचे नीचे कटे चट्टानों पर उगे जंगलों के बीच बने आलीशान महलों को निहारते समय शिव हमेशा जया की कलाई को थामे रहते। जया को थोड़ा सा भी लड़खड़ाना शिव को बेचैन कर देता। जिस तत्परता से शिव उसे अपनी बाहों में समेटती, उतनी सहजता से जया उनकी बाहों में सिमट जाती, फिर सक पकाकर अलग हो जाती। वहाँ पर किसी को किसी से मतलब ही कहाँ कि ऐसी छोटी छोटी बातों को तूल दी। ऐसे ही मधु यामिनी बने उन दोनों के दिन गुजरते रहे। स्वयं के परिवर्तित रूप पर दोनों आश्चर्यचकित थे। 5 दिनों के साथ के बाद सप्तांत के अंतिम 5 दिनों में जब दोनों के परिवार घर में रहते थे, तो इस उम्र में भी वे एक दूसरे के सानिध्य को तड़प उठते थे। हमेशा अकेलेपन का रोना रोने वाली उदासी की प्रतिमूर्ति बनी जया के चेहरे पर छाई खुशियों की लालिमा उनके बेटे यश और बहू अरुणिमा से छूटी नहीं रहती। जया को खुश देखकर यश की प्रसन्नता का कोई ओर छोर नहीं था। यश ने जब से होश संभाला, उसने
जया को हमेशा ही उदास और सहमा हुआ पाया। अपने पापा की गरजती आवाज से डरकर हमेशा वो जया की गोद में छिप जाया करता था। दूसरों के समक्ष अकारण ही मम्मी को तिरस्कृत करना, उनके कामों में नुक्स निकालना, उनके मायके वालों को अनुचित बातें कहना, सभी अपनों के साथ अप्रिय आचरण करना, यदि पापा की बेशुमार असहनीय आदतें थी, ऑफिस हो या घर, शायद ही कोई उन्हें पसंद करता था। उसे याद नहीं कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को गोद में उठाकर कभी प्यार किया हो। बाद में उसने जाना कि मम्मी का अपार सौंदर्य की स्वामिनी के साथ अति प्रतिभाशालिनी होना, अति साधारण रंग रूप और अति साधारण शैक्षणिक योग्यता रखने वाले पापा को कभी ना सुहाया। उनमें झूठी गलतियां निकाल कर उन्हें अकारण तिरस्कृत करके जब वो तक जीवित रहे, अपने अहम को संतुष्ट करते रहे। आए दिन शराब के नशे में मम्मी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके अपनी खीज उतारते रहे। समझ आने पर जब भी उसने मम्मी को बचाने की कोशिश की, पापा ने उसे रुई की तरह धुन कर रख दिया था। पापा ही इन्हीं गतिविधियों के कारण उनसे प्यार करना तो दूर, वो कभी उनका यथोचित सम्मान भी न कर सका। उसके लिए सारे रिश्तों की पर्याय उसकी माँ ही बनी रही। कार दुर्घटना में हुई पापा की मृत्यु ने दुख के बदले आए दिनों की जिल्लतों से उन्हें मुक्ति ही मिली थी। मैथ्स विजार्ड कही जाने वाली उसकी मम्मी ने कोचिंग सेंटर क्या ज्वाइन किया कि घर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कतार लग गई। उनकी सारी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर गया। आज वो जो कुछ भी हैं, अपनी मम्मी की अटूट साधनाओं व तपस्याओं के कारण ही जीवन में हर स्त्री को सुयोग जीवन साथी की कल्पना होती है। मम्मी को वो कभी नहीं मिला। पूरा जीवन अपनी आशाओं, आकांक्षाओं और कामनाओं के दहकते रेगिस्तान में नंगे पैरों वो दौड़ती रही। उसकी राह की सारी बाधाओं को अपने पलकों से चुनती रही। क्या पता शिव अंकल के साथ ने इस उम्र में वर्षों की उनकी मुराद पूरी कर दी हो। जया जी के उच्चारण से शिव अंकल की जवान भी वो नहीं थकती। कितने खिल उठते हैं वे मम्मी को देखकर ही। उसे अणिमा और अंश पर भी बड़े अधिकार से स्नेह बरसाते रहते हैं। अपनी माँ के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए निम्न जाति से आने वाले शिव अंकल की याचना भी करनी पड़ी तो उसे रंच मात्र भी मलाल न होगा। उसे पूरा विश्वास है कि वे मम्मी को बहुत पसंद करते हैं। पिया भी उसकी मम्मी को मान सम्मान देने के साथ उन्हें कितना चाहती है। उसकी मम्मी है ही नहीं कि उसके मोह पाश में सभी बन जाएं। वो पिया से बात करेगा, ऐसा सोचकर यश खुशियों से भर उठा। शिव के साथ जाके घिसटने वाले दिन पंख लगाकर उड़ते रहे। 5 महीने पहले उस रोज वक्त की शाख से जिंदगी के कुछ बरस उसने तोड़े। वो याद आया कि न जाने कितने बरस हुए जिसे जिए
हुए अब तक के सफ़र में दौड़ते भागते जाने कितने बरस फिसलते रहे, लेकिन उसे इतना भी वक्त नहीं मिला अपनी खुशियों के बारे में वो कभी सोच सके। काले सघन बरसते बादलों के बीच मचलती हुई दामिनी के साथ शिव के उसकी कलाई को क्या थामा कि उसके भीतर मानो सालों सूखे पर सावन की कुछ बूंदें बरस उठी। उसके मन की दुनिया का खाली और उदास कोना अचानक जैसे भर गया। शिव के अपनेपन से उसकी आंखें ऐसी छलकीं कि कठिनाइयों और दुखों से भरे उसके अतीत के सारे बरस बह गए। माना कि प्यार के फूल उम्र की शाखाओं पर नहीं खिलते, पर ऐसा भी तो है कि दुनिया की हर जीत, हर रस्म से बहुत दूर खिलता है प्यार का कोई फूल, और महक उठती है पूरी धरती। दुनिया के किसी भी कोने में, उम्र के किसी भी मोड़ पर प्यार आकर थाम लेता है कलाई और टूट जाती हैं सारी रवायतें। शिव के बिना जया जीने की कल्पना से कांप उठती है। अपार सौंदर्य और प्रतिभाशाली जया को यश के साथ ही अपनाने के लिए कितनों ने हाथ बढ़ाया था, कितनों ने प्रणय याचना की थी, पर पाषाण बनी जया सारे प्रस्तावों को बड़ी निर्ममता से ठुकराती रही। वहीं जया आज शिव की प्रिया बनने को आतुर थी। उम्र के इस पड़ाव पर शिव के प्रति इतनी आसक्ति समय और समाज के आईने में निंदा का ही विषय होगा। इस सच्चाई से जया अनजान न थी। वो किसे बताए कि अब तक के जीवन में प्यार उसके लिए मृत तृष्णा ही रहा। चाह की दूरी पर प्यार को तलाशती रस्ती खोती वो धरती बनी घूमती ही रही। सपनों से भरे दिन और चाहत से भरी रातों की बात उसकी जवान पर आना भी कितनी लज्जाजनक था। पटना में शिव से इसी तरह क्या वो मिल सकेगी, पता नहीं। किन किन रुसवाइयों का सामना करना पड़ेगा, यह सोचकर जया विफल हो उठती। उधर शिव की बेटी पिया भी अपने पापा में आए बदलाव को महसूस कर रही थी। मम्मी की यादों में खोकर रह जाने वाले पापा को कौन सी जादुई छड़ी मिल गई है, जिसके स्पर्श से वे इतने तरोताजा हो गए हैं कि अपनी उम्र को पीछे ही दहलीजों पर भगाए जा रहे हैं। कहीं ये जया आंटी की संगति का असर तो नहीं है। सुंदरता और सौम्यता के साथ कितनी प्रतिभाशाली हैं वो। किसी भी टॉपिक पर ऐसे व्याख्यान देती हैं कि मन बंद के रह जाता है। पापा के साथ हम सभी को ये देखकर कमल की तरह कि वो खिल जाती हैं। यश के यहाँ जाने पर डिनर करके ही आने देती हैं। हालांकि उनकी ममता में मम्मी का दुलार उभर आता है। पापा तो उन्हें देखते ही खुशी के मारे चहकने लगते हैं। अब वो वे आंटी के साथ जाकर ग्रॉसरी वगैरह ही नहीं बल्कि फार्मर्स मार्केट के सब्जी फल भी खरीद लाते हैं। लाइब्रेरी जाकर अपनी पसंद की किताबें ले आते हैं। जया आंटी को माँ बना लेने की बात मजाक में ही उसके पति समीर का कहना उसे सुख की अनुभूतियों से
भर गया था। काश ऐसा हो सकता, पर यश क्यों मानने लगा? जाति से कहाँ वे ब्राह्मण और कहाँ वे बनिया। सोचकर पिया का मन छोटा हो गया। फिर भी वो यश से बात करेगी, देखें वो कहता क्या है। तो दोस्तों, ये थी एक पारिवारिक कहानी जो मैंने आपको सुनाई। हो सकता है आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।